हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। आई एम रोशप्रीत कौर। तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, दैट इज स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, जो कि ज्यादातर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपके इंटरव्यूज में, आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में। तो आपको जो है स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि एनेस्थीसिया की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले तो एनेस्थीसिया की हम बात करें तो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर को करने के लिए या फिर कैरी आउट करने के लिए हम पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो देते हैं टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट और टू नम द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनेस्थीसिया की, मेनली अगर हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करें जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है इन अ मेजर सर्जरी इसके लिए, तो जनरल एनेस्थीसिया की टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। तो ये जो 4 स्टेजेस होती है वो सबको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ ये जो एनेस्थीसिया है बच्चे, ये जो होता है वो हम 2 तरीके से पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पहला है इनहेल्ड एनेस्थीसिया और दूसरा हम आईवी लाइन के थ्रू जो एनेस्थीसिया है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इनहेल वाला जो होता है वो हम किसी ट्यूब या फिर ब्रीदिंग मास्क के थ्रू जो है वो पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं, और दूसरा हमारा जो है वो आईवी के थ्रू यानी कि इंट्रावेनस लाइन के थ्रू हम पेशेंट में जो है जो एनेस्थीसिया उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो चलिए अब हम स्टेजेस की बात करते हैं एनेस्थीसिया की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 4 स्टेजेस जो है हमारे एनेस्थीसिया की होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन सी 4 स्टेजेस होती है। तो स्टेज 1 की बात करें बच्चे तो दैट इज अनाल्जेसिया। स्टेज 1 क्या है हमारी? अनाल्जेसिया। तो इस स्टेज में क्या होता है तो देखते हैं। दिस इज द इंडक्शन स्टेज। जो हमारी स्टेज फर्स्ट है जो कि अनाल्जेसिया बच्चे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन स्टेज के नाम से भी जानते हैं, वेयर द पेशेंट receives the anesthetic and begins to sedate but is still conscious and able to respond। तो इस स्टेज की बात करें तो यहाँ पर बोल रहे कि यहाँ पर पेशेंट को हम क्या देते हैं? एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो दे देते हैं और पेशेंट यहाँ पर सीडेट यानी कि सोने लगना स्टार्ट हो जाता है, बट अभी भी पेशेंट जो है वो यहाँ पर कॉन्शियस होता है और वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। दे मे बी एबल टू टॉक एंड फील सम पेन रिलीफ अनाल्जेसिया। तो यहाँ पर बोल रहे कि वो यहाँ पर हो सकता है कि वो यहाँ पर बातचीत भी वो कर सकते हैं और उनको थोड़ा पेन भी यहाँ पर हो सकता है। तो जो हम किससे इसको रिलीव करेंगे? अनाल्जेसिया के थ्रू यहाँ पर उस पेन को हम खत्म करते हैं, इसीलिए हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं? अनाल्जेसिया स्टेज बोलते हैं। ब्रीदिंग इज टिपिकली स्लो एंड रेगुलर। इस स्टेज में जो पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा बच्चे वो कैसा होता है? बहुत ही स्लो और रेगुलर ब्रीथ है यहाँ पर पेशेंट का होता है। तो ये है हमारा स्टेज 1 दैट इज अनाल्जेसिया। स्टेज 2 एक्साइटमेंट और डेलिरियम स्टेज। तो स्टेज 2 का क्या नाम है? दैट इज एक्साइटमेंट और डेलिरियम स्टेज। इस स्टेज की बात करें तो इन दिस स्टेज द पेशेंट में एक्सपीरियंस इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, डेलिरियम एंड समटाइम्स इवन स्ट्रगल। तो इस स्टेज में पेशेंट जो है वो कुछ फेस करता है इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को, मतलब कि यहाँ पर ऐसे मूवमेंट्स पेशेंट के साथ होने लगते हैं जो पेशेंट के खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब कि जो हमारे खुद के कंट्रोल में जो मूवमेंट्स हो उनको हम वॉलेंट्री मूवमेंट्स बोलते हैं बच्चे। इनवॉलेंट्री का मतलब ऐसे मूवमेंट्स जो हम खुद चाहकर नहीं कर रहे हैं लेकिन हो जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड समटाइम्स इवन स्ट्रगल, और इसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रगल भी करना पड़ता है। ब्रीदिंग में बिकम इररेगुलर एंड देयर में बी कफिंग और वॉमिटिंग। और यहाँ पर इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर जो पेशेंट का ब्रीदिंग है वो कैसा हो रहा है? इररेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न है, प्लस यहाँ पर पेशेंट को कफ और वॉमिटिंग आने का भी चांस है। जबकि स्टेज 1 में सिर्फ ब्रीथ कैसा था? स्लो था और कैसा था? रेगुलर था। यहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ पेशेंट को कफ और वॉमिटिंग भी होगी। द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एम्स टू क्विकली मूव थ्रू दिस स्टेज। और इसी के साथ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होता है वो यहाँ पर उसको क्विकली इस स्टेज को क्या करना पड़ता है? पार करना पड़ता है, और फिर हमारी जो है स्टेज 3 जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में क्या होती है? सर्जरी परफॉर्म जो है वो होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्जिकल
एनेस्थीसिया, दिस इज द स्टेज एट विच सर्जरी कैन बी परफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी स्टेज होती है, स्टेज थर्ड, जहां पर सर्जरी जो है वो परफॉर्म की जाती है। द पेशेंट इज नाउ अनकॉन्शियस एंड देयर मसल्स आर रिलैक्स्ड। इस स्टेज में पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस है, टोटली बेहोश है, उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, उसे दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पर पेशेंट की बॉडी टोटली नम हो जाती है और मसल्स उसकी टोटल रिलैक्स हो जाती हैं। ब्रीदिंग बिकम्स ऑटोमेटिक एंड रेगुलर एंड वेरियस रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। यहाँ पर उसका जो ब्रीद होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है और रेगुलर मतलब कि ठीक हो जाता है, प्लस यहाँ पर उसके जो वेरियस रिफ्लेक्सेस मतलब हमारी जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस है इस स्टेज में आके वो खत्म हो जाते हैं। लास्ट स्टेज की बात करें बच्चे तो दैट इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट। This stage occurs when the patient receives too much anesthetic leading to respiratory and cardiovascular collapse. ये स्टेज जो है ये थोड़ी सीरियस स्टेज होती है। यहाँ पर हो सकता है कि ज्यादा एनेस्थेटिक एजेंट अगर पेशेंट में एडमिनिस्टर कर दिया गया है तो उस केस में पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्लस कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होने का चांस है। और ये क्या है, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड इज रेयर इन मॉडर्न प्रैक्टिस। ये बहुत ही सीरियस और जानलेवा जो है कंडीशन अकर हो जाती है यहाँ पर, लेकिन आजकल मॉडर्न प्रैक्टिस के तौर पे ये स्टेज 4 जो है वो अकर नहीं होती है। तो ये हमारी कौन सी है, 4 स्टेजेस हैं किसकी, एनेस्थीसिया की। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने स्टेज फर्स्ट की बात की थी बच्चे, जो है अनाल्जेसिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेशेंट के पेन को रिलीव करते हैं। तो ये इसको हम इंडक्शन स्टेज भी बोलते हैं, जहां पर पेशेंट एनेस्थेटिक एजेंट को क्या करता है, रिसीव करता है और यहाँ पर उसको थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस स्टेज में पेशेंट जो है अभी भी कॉन्शियस है, प्लस वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो बोल सकता है और कुछ पेन को भी फील कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अनाल्जेसिया भी देते हैं, इसलिए हम इसको अनाल्जेसिया स्टेज बोलते हैं। ब्रीदिंग यहाँ पर पेशेंट की स्लो और रेगुलर रहेगी। स्टेज 2 हमने देखा था, तो स्टेज 2 क्या है, एक्साइटमेंट और डेरिलियम स्टेज है बच्चे। तो इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को, डेलिरियम को, और सम टाइम उसे इस इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की वजह से स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है। ब्रीदिंग यहाँ पर कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है और इस स्टेज में कफिंग और वॉमिटिंग होने का भी चांसेस है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होता है वो तुरंत मूव करता है इस स्टेज के थ्रू। स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो इस स्टेज में सर्जरी जो है वो अकर होती है, परफॉर्म होती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस स्टेज एट विच सर्जरी कैन बी परफॉर्म। पेशेंट यहाँ पर टोटल अनकॉन्शियस है, उसके मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड है, ब्रीदिंग उसकी ऑटोमेटिक और इरेगुलर है, प्लस उसके यहाँ पर जितने भी बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। लास्ट स्टेज जिसको हम रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोलते हैं, तो इसमें हमने देखा था कि अगर पेशेंट को ज्यादा एनेस्थेटिक एजेंट एडमिनिस्टर कर दिया गया है तो इसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्लस कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होने का चांस है। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा स्टेज है, लेकिन आजकल के मॉडर्न प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है, स्टेज 4 नहीं होती है। बट अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्टेजेस, तो आपको ये चारों स्टेजेस जो है वो आपको बतानी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्लस आपके इंटरव्यू में अगर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू जाते हैं तो एनेस्थीसिया के स्टेजेस में वो पूछी जाती है। प्लस ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे आपका केजीएमयू या फिर नॉर्सेट एग्जाम्स हो गया, तो उनमें भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है। इसीलिए आपको एक शॉर्ट वीडियो जो है मैंने इसके ऊपर बनाई है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से स्टेजेस जो है वो एनेस्थीसिया की पता हो। तो इसी के साथ हम एक नई और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको जो है पता लग सके कि कौन से टॉपिक्स में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है आपके कॉम्पिटेटिव प्लस आपके इंटरव्यूज के लिए। थैंक यू।